गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7 विषय विज्ञान पाठ 3 जल अनमोल संसाधन पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जल का एक अलग ही महत्वपूर्ण जगह है। अगर जल नहीं है तो कल भी नहीं है। हम सवेरे उठते हैं और सवेरे उठने के साथ ही हमारा काम जल से चालू हो जाता है। जैसे बर्तन साफ करना, घर को साफ करना, अपना शरीर को नहाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, पेड़ पौधों में पानी देना, जानवरों को नहलाना, जानवरों को पानी देना, शौचालय में पानी ले जाना, पीने के लिए पानी होना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिससे हम जल के बिना सोच ही नहीं सकते हैं। अगर जरा सोचिए कि अगर हम बिना कपड़े साफ किए हुए पहने तो क्या होगा, अगर हम 10 दिन नहीं नहाएं तो क्या होगा, अगर हम पेड़ पौधों को पानी नहीं दें तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगा। तो इस भयावह स्थिति ना हो, इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे जल। तो बच्चों, जल जो होता है यह हमारे जीवन के मौलिक आवश्यकताओं में एक आवश्यकता है। जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, तो रोटी मतलब भोजन। तो भोजन बनाने के लिए हमें सबसे पहला प्रथम चीज जो जरूरी होती है वो है जल। अगर जल नहीं है तो आप चावल नहीं बना पाएंगे, जल नहीं है तो आप रोटी नहीं बना पाएंगे, जल नहीं है तो आप सब्जी नहीं बना पाएंगे। इस तरह से बहुत ऐसे कार्य हैं जो जल के बिना हो नहीं सकते हैं। खास करके हमारे झारखंड में जल की बहुत कमी है और यह कमी हमें गर्मियों में देखने को मिलता है। जाड़ा बरसात में तो हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में यह हाहाकार मच जाता है। लोग सरकार के द्वारा हमें टैंकरों से पानी मिलता है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी जो पानी मिलती है उसी पानी को हम लोग पीने का, धोने का और अन्य आवश्यकताओं के काम को हम लोग करते हैं। यानी पानी जो मुख्यतः हमें गर्मी में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में बनाया है। यानी जल इतना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2003 में स्वच्छ जल, ठीक है, जल तो बहुत है, जल हमारा पृथ्वी में जल की मात्रा बहुत है, लेकिन उसमें से स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। और अभी भी विश्व में बहुत सारे लोगों को स्वच्छ जल मिल नहीं पाता है। हम लोग तो बहुत आसानी से गांव में बहुत आसानी से हम लोग जल की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन शहरों में पीने के लिए जल व्यवस्था नहीं होती है। और इसीलिए जल की महत्ता, जल की गुणवत्ता याद रखने के लिए कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो जल यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारे पृथ्वी में कितना उपलब्ध है। तो जैसा कि आप ये चित्र को देख सकते हैं, जो ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में आप जो नीला कलर का जो जगह देख रहे हैं, अगर आपके घर में मानचित्र होगा तो आप उस मानचित्र में जो नीला कलर का आप देख रहे हैं वो सभी जल की मात्रा है। यानी हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग जल है। अगर हम पृथ्वी को 4 भाग कर दें तो 4 भाग में 3 भाग ही जो है जल है, 3 भाग, और मात्र 1 भाग जमीन है। इसके बावजूद भी हमें पीने के लिए जल नहीं मिल पाता है। अब देखेंगे कि 3/4 भाग जल है, मतलब 3/4, बहुत ज्यादा मात्रा होता है, पृथ्वी में आधा से भी ज्यादा, ठीक है।
लगभग 70% जो है वो पानी है और मात्र 30% जो है जमीन है, उसके बावजूद भी पानी का किल्लत है। अब अगर मान लीजिए कि पानी जो है हमारे पास जितना है उसका 97% समुद्र में है, तो सभी कोई जानते हैं कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, उसको आप पी नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी 97% क्या है, समुद्र में है, 2% बर्फ के रूप में है, जैसे हिमालय हो गया, एवरेस्ट हो गया, बड़े बड़े जो ऊंचे पहाड़ है उसमें बर्फ के रूप में जो है 2% पानी बर्फ के रूप में होता है, और मात्र 1% पानी ही पेयजल है। यानी जितना हमारे पास पानी है उसमें से मात्र 1% पानी का उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह पीने का पानी में ही हम लोग सारा काम करते हैं। जो पीने का पानी है उसी से हम लोग जो है नहाते हैं, उसी से हम लोग जो है पीने का काम करते हैं, उसी से हम लोग जो है पेड़ पौधों को पानी देने का काम करते हैं, उसी जल से हम लोग जो है अन्य कामों को करते हैं। अब यहाँ पर जो होता है कि एक चीज ध्यान देना है कि जो जल हमारे पास उपलब्ध है उस जल जो है वो हमारे पास बहुत कठिन परिस्थितियों से आता है। अब देखेंगे कि जल की अवस्थाएं, जल की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। हम लोग विज्ञान में पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, और वो कौन कौन अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पानी की 3 अवस्था, ठोस के रूप में, ठोस जो होता है वो बर्फ के रूप में होता है, पानी जो होता है वो द्रव के रूप में होता है, और भाप जो होता है वो गैस के रूप में होता है। यानी पानी जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में ही रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि बर्फ के रूप में आप देखेंगे कि पहाड़ों में जो हिम शिखर है, जहाँ बर्फ का, आप कभी अगर जम्मू कश्मीर चले जाइएगा तो वहां पर जितने पहाड़ है सब बर्फ से ही ढक जाते हैं। तो ये बर्फ क्या है, पानी का रूप है। उसके बाद बर्फ ठोस का रूप है, उसके बाद द्रव में तो हम लोग जानते हैं पानी है, उसके बाद भाप के रूप में गैस है। जो हम लोग अक्सर खाना पकाएंगे तो आप देखेंगे कि भाप के रूप में जो उड़ता है वो पानी ही है। अब ये देखेंगे कि पानी जो होता है, जल जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो जल के प्राकृतिक स्रोत, जल के 3 प्राकृतिक स्रोत है, एक वर्षा के जल में, दूसरा सतही जल में, तीसरा भूमिगत जल में। तो वर्षा के जल में मतलब जैसे कि हमारे देश में जो होता है वो कृषि जो होता है, किसान जो होता है 70% है। यानी भारत की जितनी जनसंख्या उसका 70% लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और यह खेती बाड़ी हमारे भारत देश में वर्षा जल पर ही निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो खेती होगा, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगा। और क्या होता है, कभी कभी जैसे वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण, जैसे चूंकि हम लोग फैक्ट्री कल कारखाने बहुत सारे खुल गए हैं, है ना, तो वायुमंडलीय प्रदूषण कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार की वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। और यह अम्ल वर्षा जो होता है वो इतना डेंजर होता है, जिसको एसिड रेन कहते हैं, कि अगर वो वर्षा होने लगे तो पेड़ की पत्तियां भी जो है वो जल जाएंगी। ताजमहल जो होता है जो कि संगमरमर का बना हुआ है, तो वो वर्षा एसिड रेन होने की वजह से उसका जो कलर है, सफेद व्हाइट कलर है, वो पीला हो रहा है। तो वर्षा जल जो होता है वो मानसून के समय, बादल के समय हमारे पास आता है, और अगर इसमें प्रदूषण मिल जाता है, जैसे में आपका जो है धूल कण, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर घुल जाते हैं तो यह अम्ल वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा में कौन कौन मिले रहते हैं, धूल कण, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। तो ये वर्षा जल हो गया। यानी हमारे भारत देश में ज्यादातर वर्षा मानसून के समय जो वर्षा होती है उसी से होता है। दूसरा हो गया सतही जल। सतही जल मतलब जो सतह में होता है, जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गया, है ना, झील हो गया, नाला हो गया, ये सभी में जो इकट्ठा जल है उसे हम लोग सतही जल कहते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर में जो जल है। तीसरा हो गया भूमिगत जल। भूमिगत मतलब हो गया जो जमीन के अंदर में है, ठीक है।
जो जमीन के अंदर में है प्रायः उस वहां पर आप देखेंगे कि उससे जो होता है जो जमीन के अंदर में रिस के पानी कुओं के माध्यम से, चापाकल या चापाकल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से जो है जल जो निकलता है ना, हम लोग कुआं कोड़ के निकालते हैं, तो वो होता है भूमिगत जल। और यह भूमिगत जल जो होता है यह नलकूपों के द्वारा, चापाकल के द्वारा, कुओं के द्वारा जो है यह बाहर निकाला जाता है। जैसे कुआं कोड़ दिए, उसके बाद फिर हम लोग वहां पर जल अंतः निस्दयन हम लोग पढ़ेंगे। अंतः निस्दयन का मतलब हो जाता है सोखना, ठीक है। तो उसके द्वारा भी यह कुओं, जैसे वर्षा हो गया तो वर्षा का पानी क्या होता है, वो कुछ जो है बह के निकल गया और कुछ जो है वो जमीन के अंदर चला गया, और जमीन के अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे जो होता है हमारे कुओं में, चापानलों में, है ना, वो जाके जमा हो जाता है। पहाड़ों के पत्थरों में, जमीन के अंदर में पत्थर है, वहां पर जाके जमा हो जाता है और धीरे धीरे फिर वहां से रिस कर हमारे कुओं में, चापानलों में आता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे और वो है जल चक्र, ठीक है। जल चक्र क्या है? पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आगमन की ही क्रिया जल चक्र कहलाती है। यानी पृथ्वी से वायुमंडल में जाना और वायुमंडल से फिर पृथ्वी पर आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र में तो बहुत सारा पानी है, 97% पानी है। अब इस समुद्र के पानी में चूंकि धूप जो होता है, सूर्य जो होता है वो 24 घंटा पड़ता है ना। हमारा पृथ्वी में जो है 24 घंटा सूर्य की रोशनी पड़ती है, कहीं ना कहीं पड़ते रहती है। और जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की गर्मी पानी को गर्म कर देगी, और जब ये गर्म करेगी तो यह भाप के रूप में बनेगी। तो भाप बनना यानी पानी से भाप बनना, उसको वाष्पोर्जन कहते हैं, ठीक है। पानी से भाप बनना क्या कहलाता है? वाष्पोर्जन। और चूंकि भाप जो होता है वह हवा से हल्की होती है, इसीलिए वो क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी, और जब ऊपर चली जाती है तो वह बादल बन जाता है। यानी भाप से बादल का बनना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। इसको याद रखना है, भाप से बादल का बनना क्या कहलाएगा? संघनन। और फिर बादल से क्या होता है? वर्षण के द्वारा फिर हमारे समुद्र में आता है। अब देखिए, वर्षा हो गया। अब जब वर्षा होती है तो अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है? निस्दयन होता है। अंतर निस्दयन मतलब जमीन के अंदर चला जाता है, और बहुत सारा भाग जो होता है, अधिकांश भाग जो होता है वह बहकर, अब अभी देखिए आपके घर में पानी बरस रहा है तो उसमें से बहुत कम भाग जमीन के अंदर जाता है, बहुत ज्यादा भाग क्या होता है? वो बह के नालों के द्वारा, छोटे छोटे नालों के द्वारा बड़े बड़े नदियों में जाता है, फिर बड़े बड़े नदियां मिलकर जो है समुद्र में चली जाती है, और इस तरह से यह प्रक्रिया चलते रहती है। यानी समुद्र आया, समुद्र से वाष्पोर्जन के द्वारा भाप बना, भाप से संग्रहण होकर बादल बना, बादल से फिर वर्षा हो गई, फिर यह बहकर समुद्र में चला गया, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या होगी? नीचे चलते चलते जाएगी। अब यहाँ पर कुछ जो है क्या है कि जहाँ पर तापमान कम होता है, ठीक है, वहां पर वर्षा जो होती है वो हिम के रूप में होती है। जैसे कि आप कभी अगर चले जाइएगा शिमला मनाली चले जाइएगा तो वहां जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है, एकदम हिम के रूप में होगी, ठीक है। तो वह हिम कहाँ चला गया? वो हिम पहाड़ों पर गिर गया, और फिर पहाड़ से क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो हिम पानी के रूप बहते बहते फिर वो पानी का, जैसे हिमालय, गंगा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, उत्तराखंड से। और वह उत्तराखंड जो है कहाँ है? तो आप देखेंगे कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, हिमालय का क्षेत्र है। गंगोत्री जहाँ से निकलती है, गंगा जहाँ से निकलती है, गंगोत्री, तो वह गंगोत्री जहाँ से निकलती है वहां से वो क्या है? बर्फ पिघल के वो निकलती है, और बर्फ पिघलने के बाद देखिए गंगा नदी कितना बड़ी नदी है ना। तो इस तरह से जो है ये वर्षा जो है चलते रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र। अब देखिए उसके बाद है भौम जल स्तर। तो ये तो हो गया कि हम लोग जो वर्षा का जल होता है ज्यादा बह गया, सतही जल गर्मी आने के बाद सूख जाता है, और भूमिगत जल जो होता है उसका बहुत बड़ा नुकसान हम लोग कहते हैं भौम जल का कमी के कारण, बहुत सारा कमी का कारण होता है। पहला क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, भौम जल स्तर, भौम जल स्तर का मतलब हो गया भूमि के अंदर का जो जल स्तर है, ठीक है, वो है। तो जनसंख्या, जिसी से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है,
जो पानी की मात्रा है वो कम होती जा रही है। कृषिगत उपयोग, ज़्यादा खेती बाड़ी हो रहा है तो हम लोग कुआं के माध्यम से भूम जल को निकाल के कर रहे हैं। औद्योगिकरण है, बड़े बड़े औद्योगिक खुल रहे हैं, वो भी पानी से टिके हुए हैं, तो वो भी क्या होते हैं, बड़े बड़े बोरिंगों के माध्यम से पानी को निकाल के अपने फैक्ट्री में यूज करते हैं। वर्षा का असमान वितरण भी होता है। वर्षा का असमान वितरण, कहीं पर देखिए कि बाढ़ आ गया, कहीं पर अभी सूखा है, राजस्थान जैसा जगह सूखा होता है, बिहार जैसे जगह पर देखिएगा कि आए दिन प्रत्येक वर्ष वहाँ पर बाढ़ आती है। तो कहीं पर ज़्यादा वर्षा होता है, कहीं पर कम वर्षा होती है। जहाँ ज़्यादा वर्षा हो गया वहाँ पर जो है बाढ़ आ गया, जहाँ पर कम वर्षा होती है देखिएगा कि वहाँ अकाल पड़ जाता है। वन की कटाई, हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। वृक्षारोपण बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन वनोन्मूलन, जंगलों को काटना बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वर्षा भी सही ढंग से नहीं हो रही है। और छठा है जल की बर्बादी। हम लोग को जहाँ पर थोड़ा सा जल में ही काम हो जाना चाहिए वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की बर्बादी भी करते हैं। जैसे कि नहाने में, जहाँ 2 बाल्टी में काम होना चाहिए वहाँ पर हम लोग 10 बाल्टी में काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। इसके बाद होता है, अब जब जल के बिना जीवन सुना है तो इसका हम लोग जल प्रबंधन भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जल प्रबंधन क्या है, तो जल संग्रहण, यानी सबसे बड़ा चीज है जल प्रबंधन का एक नाम है जल संग्रहण। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर को पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। यानी जल संग्रहण का मतलब जल को जमा करना, पानी को जमा करना। अक्सर आप देखे होंगे कि आपके घर में जो चापानल होता है, जो चापानल आपके घर के बगल में होगा, तो सरकार के द्वारा क्या किया गया, देखिएगा कि इसके बगल में ही एक गड्ढा फोड़ दिया गया। यानी जल जो है जमीन से निकला, वो बह के इधर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, उस गड्ढे पे जाएगा, और वो गड्ढा से फिर वो पानी नीचे रिस कर फिर कहाँ चला जाएगा, वह उसी नल में चला जाएगा, चापानल में चला जाएगा, जिसका पानी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो अक्सर हम लोग दाढ़ी बनाने में, नहाने में, मंजन करने में बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। तो इन पानी को हम लोग को बचा के रखना है, और जो बचाएंगे उसी को हम लोग जल संग्रहण कहेंगे। वर्षा जल का उपयोग भूम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने में किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे झारखंड में भी जो है जल का बहुत भारी कमी है। शहरीकरण का होना, पेड़ों कटाई होना, सड़क निर्माण होना, भवन निर्माण लगातार हो रहा है, इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आप देखेंगे कि लोग झारखंड में भी जो होता है वो टैंकरों के माध्यम से गर्मी के मौसम में जल की पूर्ति की जाती है। अक्सर हम लोग पेपर में बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे कि जल की कमी के होने की वजह से जो है फलना जगह विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें जल का भंडारण करना होगा। तो इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होता है खेती बाड़ी में, ठीक है। हम लोग जल का ज़्यादा उपयोग करते हैं खेती बाड़ी में, और खेती बाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पुराना तकनीक होता है, झोरा करना, फिर उस पर जो है क्यारी बनाना, हम लोग जो जल पेड़ पौधों को चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जल जो है हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए एक नई टेक्निक जो है वो है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, यानी बूंद बूंद करके सीधे पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ पौधों के जड़ों में पहुंचना, यानी बूंद बूंद करके। ड्रिप सिंचाई योजना क्या है, बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचाना। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक पौधा है, अब इस पौधा को पानी हम लोग कैसे करेंगे, पाइप के माध्यम से। यानी पाइप के माध्यम से जो है डायरेक्ट जो है ये वर्षा जो जो पानी है, जल है, वो डायरेक्ट पेड़ के जड़ों में ही पहुंचाएंगे। अक्सर हम लोग कहीं कहीं पर इसका यूज भी हो रहा है, यानी जहां पर पौधे हैं वहीं पर डायरेक्ट जल को पहुंचा देना, ठीक है। झोरा सोट के ये नहीं कि एकदम पानी जा रहा है बहने दो, वैसा नहीं है। यहाँ पर आप उस चित्र में देख सकते हैं, बीच में पाइप दिया हुआ है, आप देखिए कि यहीं से पाइप जो है डायरेक्ट पेड़ के जड़ों पर ही पानी जा रहा है। इससे क्या होगा कि बहुत कम पानी में ही हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए पौधों में जल की कमी का प्रभाव। अगर पौधों में जल बहुत सारा मात्रा में हम लोग पौधों में जल नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें पीने के लिए पानी नहीं होता है, तो पेड़ पौधों के लिए कहाँ से दें।
और अगर पेड़ पौधों में जल का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे मर गए तो जाहिर सी बात है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो समझ लीजिए कि हम लोग कहाँ नजर आएंगे। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर ना ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होंगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी, जिससे संबंधित अनेकों समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए पेड़ पौधों को भी जल देना है, और ये तभी हम दे पाएंगे जब हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में जल है। यहाँ पर एक झारखंड के एक बहुत ही वीर आदमी जिनका नाम जो है, आप लोग इसके बारे में अक्सर पढ़िएगा, है ना। इसको हम लोग अक्सर ये बाबा कहकर भी पुकारते हैं, और यह जो है शिमोन उरांव, ठीक है, शिमोन उरांव इनका नाम है। और इन्होंने क्या किया, झारखंड के शिमोन उरांव रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। इसके बारे में आप लोग किताब में पढ़िएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। झारखंड के शिमोन उरांव रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ने वाले शिमोन पिछले 1 सदी से सूखे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। देखिए 4वीं तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन यह सूखे खिलाफ, है ना, जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जल संचयन के लिए अकेले 6 गांवों में तालाब खुदवाए। देखिए अकेले 6 गांवों में तालाब खुदवाए। हम लोग एक गांव में तालाब नहीं खुदवा पाते हैं, अकेले 6 गांव खुदवा रहे। सोचिए कितना अच्छे आदमी हैं। इनके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की है। अब इन गांवों में साल में 3 फसलें उगाई जा सकती है, यानी जहां पर पानी की कमी होती थी, इनके सोच से वहां पर जो है साल में 3 फसल उगाई जा रही है। जब सिमोन 28 साल के थे तो उन्होंने बारिश के पानी नियंत्रित करने के लिए अल्प विकसित बांधें बनाई। अपनी देसी तकनीक के जरिए गांव वालों के सहयोग से सिंचाई के लिए पहला बांध गाय घाट का निर्माण कराया, है ना, पहला बांध गाय घाट का निर्माण कराया। फिर उन्होंने गिरना बांध का निर्माण कराया। 450 फीट लंबी इस नहर का निर्माण उन्हें जंगलों और पहाड़ों को काट कर किया। इसके बाद उन्होंने दंस वाली बांध का निर्माण कराया। उन्होंने कई बंजर जमीन की खेती के लायक बनाया। साधारण जल संरक्षण के उपायों से उन्होंने 51 गांवों का भाग्य बदल दिया। अब इन गांवों में खेती के लिए पानी की दिक्कत नहीं होती है। अब इनका गांव झारखंड में कृषि हब के रूप में विख्यात है। और सही बात है, बेड़ो जो है वह कृषि के लिए जाना जाता है। बहुत सारे, जैसे आप देखिएगा आलू हो गया, बहुत सारे फसल यहाँ हम लोग तरफ भी बहुत सारे फसल बेड़ो से ही आते हैं। हम लोग इधर रोपते हैं तो उधर जो है फसल कटाई होती है। जैसे आलू हम लोग जब रोपते हैं ना, तो बेड़ो तरफ का आलू यहाँ पर आता है। सोच सकते हैं कितना विकसित है। यहाँ 20,000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। झारखंड के इस मेहनती व्यक्ति को मीडिया ने जल पुरुष के नाम से नवाजा गया है। कभी आप लोग अगर पूछे जाएगा कि जल पुरुष किसको बोलते हैं, तो शिमोन उरांव को। लोग इन्हें बाबा कहकर भी पुकारते हैं। 83 वर्ष के शिमोन उरांव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। इतने अच्छे कार्य इन्होंने झारखंड के लिए किया। तो आप लोग से भी आशा है कि आप लोग भी बड़े होकर इनके जैसा कार्य करें। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा, जल एक अनमोल संसाधन है, यानी जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और यह भी हम लोग जाने कि जल हमारे लिए हमारे पास कितना है, लेकिन हम लोग उसे बहुत ही संयमित से और जागरूकता से हम लोग जल को जो है संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। और अब इसका अभ्यास जो है आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। अब फिर हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को घर में आसपास सफाई सुथरा रखिए। दिन में कम से कम 6-7 बार 8 बार जो है हाथ को धोइए। जब भी बाहर निकलना हो तो मास्क पहनकर बाहर निकलिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद।